हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स शो का एपिसोड नंबर 66, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी करंट अफेयर्स शो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, इसीलिए फोकस के साथ हर एक एपिसोड को फॉलो करते रहिएगा। तो भाई एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है। और आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का एपिसोड शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट आपके सामने स्क्रीन पर है, डिस्कस करना शुरू करते हैं। 1000वां वनडे मैच खेलने वाला पहला देश बनेगा भारत, या फिर जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि भारत पहला देश बन चुका हो। फ्रेंड्स, 6 फरवरी 2022 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में वनडे सीरीज का पहला मैच होने वाला है, और जिसके बाद भारत विश्व का 1000 वनडे मैच खेलने वाला पहला देश बन जाएगा। जी हां फ्रेंड्स, और ये जो मैच खेला जाएगा 6 फरवरी को, ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि गुजरात के अहमदाबाद के अंदर है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद सीरीज के अगले भी मैच खेले जाएंगे, लेकिन पहला मैच आपका खेला जा रहा है 6 फरवरी 2022 को। अब डेफिनेटली आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा कि भैया हमें पता चल गया कि 1000 वनडे मैच खेलने वाला भारत पहला देश बन रहा है, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर कौन है लाइन में? जी हां, मैं आपको बता देता हूं। सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसने अब तक 958 वनडे मैच खेले हैं। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जिसने अब तक 936 वनडे मैच खेले हैं। अब एक और डिटेलिंग मैं आपको दे देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। पहले तो ये टेबल आप देखिए, यहां पर आपकी टीमें लिखी हुई हैं, साथ ही किस टीम ने कितने मैचेस अब तक खेले हैं, कितने मैचेस जीते हैं, उस टीम ने कितने मैच हारे हैं। जैसे कि भारत ने अब तक, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, टोटल 999 मैच खेले हैं, जिसमें से 518 मैच जीते, वहीं पर 431 मैच हारे हैं। बाकी दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे श्रीलंका और पांचवें पे वेस्ट इंडीज देश है। आप खुद देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर भारतीय टीम ने अपना पहला वनडे 48 साल पहले 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेला था। हालांकि भारत को इसमें शिकस्त मिली थी, मतलब भारत हार गया था। लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत ने अपना पहला वनडे मैच कब खेला था? आज से 48 साल पहले 1974 में। अभी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, भारत ने वनडे में पहली जीत साल 1975 को दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेट से दर्ज की थी। यह विश्व कप मुकाबला था तथा टीम एस वेंकटरघवन के अगुवाई में खेल रही थी। ठीक है, पहला वनडे मैच 1974 में खेला था भारत ने इंग्लैंड में। साथ ही जो पहली जीत हासिल की थी भारत ने, वो 1975 में की थी। और टीम की अगुवाई कौन कर रहे थे? एस वेंकटे राघवन टीम की अगुवाई कर रहे थे, मतलब कैप्टनसी थी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक और फैक्ट आपको बता देता हूं, ये जो आप लिस्ट देख रहे हो, यहां पर है इंडियन क्रिकेट टीम के अब तक के सभी कैप्टन और किसकी कैप्टनसी में भारत कितने वनडे मैचेस खेल चुका था, वो सभी लिखे हुए। यानी कि जब कपिल देव कैप्टन थे तब तक 100 ओडीआई मैच भारत टीम खेल चुकी थी। जब मोहम्मद अजहरुद्दीन थे 200 ओडीआई मैच खेल चुकी थी। सचिन तेंदुलकर के टाइम पर 300 खेल चुकी थी। एमएस धोनी 700, एमएस धोनी 800 कर गए थे, एमएस धोनी 900 कर गए थे। ठीक है, और अब भारतीय टीम के कौन है कैप्टन? रोहित शर्मा है, जहां पर 999 मैच खेल चुकी है भारत की टीम, और अब 1000वां मैच खेलने जा रही है 6 फरवरी 2022 को। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई कौन सी ऐसी टीम बन गई है सबसे पहली जिसने 1000 वनडे मैच खेले हैं? तो भारत है यार, रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने पीएम ई विद्या योजना की घोषणा की। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने पीएम ई विद्या योजना की घोषणा की। सबसे पहले समझते हैं कि भाई योजना है क्या। आप सभी को पता होगा, मंगलवार को 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2022 का बजट पास किया है, तो उसी में उन्होंने पीएम ई विद्या योजना की घोषणा की है। ये योजना है क्या?
सीधा सीधा मैंने नीचे लिख दिया, आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसके तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम में 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने का काम किया जाएगा। यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षा है भारत के अंदर, ऑनलाइन स्टडी है, उसको और भी बेहतर बनाने के लिए ये योजना की घोषणा की गई है, पीएम ई विद्या। आपको पता है 2 साल से कोविड चला हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुई है वो काफी सारे बच्चों की शिक्षा हुई है, एजुकेशन हुई है, स्कूल बंद है, क्लासेस नहीं जा पा रही है, तो इसलिए ऑनलाइन स्टडी का सहारा ले रहे हैं। इसलिए हर एक गरीब बच्चे तक, घर घर तक जो ई शिक्षा है, मतलब ई विद्या है, जो ऑनलाइन स्टडी है, उसको पहुंचाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए ये योजना की घोषणा की गई। इसके तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल लॉन्च किया गया। यानी कि अब तक 12 टीवी चैनल थे, लेकिन अब 200 टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने का काम किया जाएगा। क्लियर है? यानी कि टीवी चैनलों के माध्यम से, 200 टीवी चैनलों के माध्यम से बच्चों को घर घर शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। पीएम ई विद्या ये योजना है, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी है लेकिन टीवी चैनल के माध्यम से, समझ गए। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने 1 फरवरी को सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको किसी और एपिसोड में भी ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, लेकिन बात 1 फरवरी की हो रही है, काफी नई बात है। तो भाई 1 फरवरी को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने इंडियन आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ का पद ग्रहण कर लिया है, ठीक है। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का पद ग्रहण कर लिया है। नाम इनका क्या है? मनोज पांडे है। स्क्रीन के ऊपर आप इमेज देख रहे हैं। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडियन आर्मी स्टाफ के कौन से वाइस चीफ चुने गए? तो भाई ये 43वें 43 वाइस चीफ के रूप में चुने गए, यानी कि इनको नियुक्ति मिली, अपॉइंटमेंट हुई, इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। जो ये पोस्ट है वाइस चीफ की इंडियन आर्मी स्टाफ के अंदर, ये कब फॉर्म हुई थी? ये 15 जनवरी 1965 में फॉर्म हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस पोस्ट के ऊपर सबसे पहले कौन वाइस चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए थे? ये देख लीजिए, पीपी कुमार अमंगलम इस पोस्ट के ऊपर सबसे पहले अपॉइंट किए गए थे। क्लियर है? तो इनका पूरा मतलब किनके बाद, पहले कौन थे? इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे चांदी प्रसाद मोहिंती। चांदी प्रसाद मोहिंती इनसे पहले वाइस चीफ थे इंडियन आर्मी के। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई इंडियन आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है, भाई प्रमुख कौन है? सिंपल सा है, कई बार बता चुका हूं। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं एमएम नरवणे इनका नाम है, जो कि चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है। पूरा नाम इनका मनोज मुकुंद नरवणे है। एग्जाम में कई बार पूछ ले जाता है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एमएम नरवणे, तो मनोज मुकुंद नरवणे इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नाम का बजट पेश किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी के साथ कह सकता हूं जो भी एग्जाम सबसे पहले होगा फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 फरवरी को बजट पास किया गया 2022 का। हालांकि आगे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको आगे कवर करा रहा हूं, इसी वीडियो में वेट करिए। जो बजट पास किया गया, ये दूसरी बार पेपरलेस बजट है, यानी कि दूसरी बार डिजिटल बजट पास किया गया, सब लोग जानते हैं। इस बार इस बजट को एक नाम भी दिया गया था। वो कौन सा नाम था? ये देखिए, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। इस बजट को इस बार कहा गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट पास किया 2022 का, उसको क्या नाम दिया गया, या फिर किस नाम से इस बार बजट पास किया गया? तो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट के नाम से इस बार बजट पास किया गया। ओरिएंटेड का मतलब होता है कि ग्रोथ का तो मतलब आपको पता ही है, और ओरिएंटेड का मतलब है मतलब वो बजट जो कि ग्रोथ कराएगा बहुत ज्यादा। तो इस बार इसको ये नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सबको पता है गुजरात के अंदर है। अब फाइनली मोदी जी द्वारा हैदराबाद के अंदर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन हो चुका है, जिसकी हाइट 216 फीट है, जो कि तेलंगाना राज्य के अंदर हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया, उद्घाटन किया गया। ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, ये किसकी याद में बनवाया गया, फिर किसको सम्मान प्रदान करने के लिए बनवाया गया? आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आई होप आपने पहचाना हो इनको। ये है संत श्री रामानुजाचार्य।
संत श्री रामानुजाचार्य, इनकी याद में, इनके सम्मान में इस स्टेचू को स्थापित करवाया गया, इस स्टेचू को बनवाया गया। ये बहुत बड़े संत थे हिंदू धर्म के, या फिर बहुत बड़े महर्षि हम कह सकते हैं, वेद के ज्ञाता थे। इनका जन्म तमिलनाडु के अंदर हुआ था, तमिलनाडु कांची के अंदर इन्होंने यादव प्रकाश जो इनके गुरु थे उनसे वेदों की शिक्षा प्राप्त की। और इनका कहना था, पहले इनको रामानुज कहा जाता था, जब इनको पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ, वेदों की ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, तो इनको रामानुजाचार्य कहा जाने लगा। ठीक है, तो कांची में इन्होंने अपनी वेदों की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही इनका मानना था कि जो पूजा वगैरह है उसका अर्थ भजन पाठ वगैरह नहीं होता, मतलब प्रार्थना करना होता है, या फिर मतलब भगवान को, ईश्वर को याद करना होता है। और इसी चीज को लेकर, मतलब गहन प्रार्थना करके, गहन ध्यान करके इनको मां सरस्वती के भी दर्शन प्राप्त हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद के अंदर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया। इसकी हाइट कितनी है? 216 फीट है। और दुनिया भर के अंदर जो बैठे हुए स्टैचू हैं सबसे ऊंचे, उनमें इनका नाम स्थापित होता है। और ये जो मूर्ति है ये पंचलोहा से बनाई गई है। ठीक है, पंचलोहा ये है क्या? ये 5 धातु से मिलकर बनाई गई है, जिसमें सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया और साथ ही जस्ता हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किन 5 धातु से मिलकर बना हुआ है? इन 5 धातु को मिलने के बाद पंचलोहा कहा गया है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता। ठीक है, ये 5 है। और ये श्री रामानुजाचार्य जी के सम्मान में स्थापित की गई है। याद हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हाल ही में 4 फरवरी गया है, तो इसी दिन दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया गया। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए, WHO ने बहुत टाइम पहले इसको खतरे वाली बीमारी यानी कि जानलेवा बीमारी घोषित कर दिया था। और यह दिवस 4 फरवरी को हर साल इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। जो लोग इस भयंकर बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है, उनको मोटिवेट किया जा सके, उनको हिम्मत दी जा सके, उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ने की ताकत दी जा सके। ठीक है, इसलिए अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जो लोग पीड़ित हैं उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाए, उनको थोड़ा सा ताकत दी जाए कि हाँ लड़ सकते हैं इस बीमारी से। ठीक है, और काफी सारे बॉलीवुड स्टार भी है, जैसे कि मनीषा कोइराला है, कैंसर से ठीक हुई है, साथ ही सोनाली बेंद्रे है, वो भी कैंसर से लड़ी है। तो हमेशा वो भी काफी सारे सोशल मीडिया पे आवाज उठाती रहती है, अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। तो अवेयरनेस फैलाने का काम ही किया जाता है 4 फरवरी को। इस बार इसका जो थीम था, नोट करिए, एग्जाम में थीम जरूर पूछा जाता है, क्लोज द केयर गैप। इस बार इसका थीम था क्लोज द केयर गैप, नोट करिएगा। और WHO ने साल 2025 तक देश में लगभग 16 लाख लोग कैंसर के शिकार होंगे। हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया है, एनालिसिस करके। नेक्स्ट है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में ही बनेगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। 2017 में ही ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि 2025 या फिर 26 तक जो बुलेट ट्रेन है वो भारत के अंदर शुरू हो जाएंगे, या फिर जो स्टेशन वगैरह बनने हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। और बुलेट ट्रेन का पहला जो स्टेशन बनाया जाएगा, बन के जो तैयार होगा, वो सूरत के अंदर होगा। और जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है शुरुआत में भारत के अंदर, वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है। क्लियर है? जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, जो इसकी निर्माण कंपनी है, वो है NHSRCL, मतलब नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको तैयार कर रही है। साथ ही 4 स्टेशन बनने हैं, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच। 2024 तक ये 4 स्टेशन बनके तैयार होने हैं। तो भाई बुलेट ट्रेन भारत के अंदर आ रही है, वेट करिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहां पर बनेगा? सूरत के अंदर बनेगा। नेक्स्ट है, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल फरवरी में 5 फरवरी से 13 फरवरी तक मनाया गया। मतलब स्टार्ट हो चुका है कल से, 5 फरवरी से शुरू हो गया और 13 फरवरी तक चलेगा। इसकी ये फिक्स डेट नहीं होती, डिटेल से समझाऊंगा आपको काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल क्या होता है, कहां पर ये मनाया जाता है। लेकिन पहले इसकी डेट का फंडा समझिए। देखिए, इसकी कोई भी फिक्स डेट नहीं है। जो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है ये हर साल फरवरी के
पहले शनिवार से शुरू होता है और फरवरी के दूसरे रविवार यानी कि दूसरे संडे तक चलता है। अब चाहे डेट कोई भी पड़ जाए, इस बार फरवरी का जो पहला सैटरडे पड़ा है वो 5 फरवरी को पड़ रहा है और फरवरी का जो सेकंड संडे पड़ेगा वो 13 फरवरी को चलेगा। इसलिए लगभग 8 दिन तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हर साल इसी कॉम्बिनेशन के साथ ये फेस्टिवल मनाया जाता है। फेस्टिवल बहुत ही मच अवेटेड फेस्टिवल माना जाता है। ये फेस्टिवल स्पेशली मुंबई के अंदर मनाया जाता है और बहुत जबरदस्त तरीके से लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इसको बोला जाता है। अब इसमें आपने एक शब्द जुड़ा देखा होगा, आर्ट फेस्टिवल। आर्ट का मतलब आपको पता है कला संस्कृति, मतलब काला घोड़ा फेस्टिवल जो है ये एक कल्चरल फेस्टिवल है, यानी कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। नीचे मैंने लिख दिया जैसे नृत्य संगीत के बारे में चर्चाएं इसमें होती हैं, वर्कशॉप चलती हैं, साथ ही डेमोस्ट्रेशन वर्कशॉप शामिल है। सभी लोग कला संगीत नृत्य साहित्य थिएटर और बुक लॉन्च जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं या फिर उनमें शामिल होते हैं। काफी सारी चीजें उनको सीखने को मिलते हैं, यानी कि जो लोग कला से जुड़े हैं, जो लोग संस्कृति से जुड़े हैं, वो ज्यादातर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन पीपल है, वो भी इसको देखने जाते हैं क्योंकि काफी सारे कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाते हैं, काफी सारे चीजें इसमें बना के दिखाई जाती है। ये आमतौर पर मुंबई फोर्ट के काला घोड़ा जिले में या फिर इसके आसपास आयोजित किया जाता है। पहली बार 1999 में शुरू हुआ था। काला घोड़ा इसको क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि मुंबई के काला घोड़ा जिले में या फिर उसके आसपास ये फेस्टिवल हर साल आयोजित होता है। पहली बार 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर हो गया? काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है क्या, कब से कब तक मनाया जाता है? हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि 2021 में तो ये वर्चुअली मनाया गया था, यानी कि वीडियो के जरिए। तो एक तरीके से जो फेयर मेला होता है ना, उस तरीके से होता है, पूरा ट्रेड फेयर बनता है। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया। रस्किन बॉन्ड जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बड़े ऑथर राइटर है। कई बार इनके बारे में आपको बता चुका हूं। बहुत ही पॉपुलर बुक इन्होंने लिखी है और इनकी लिखी गई पुस्तकों के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हाल ही में इनकी एक बुक बहुत ही बड़े लेवल पर लॉन्च की गई, मतलब विमोचन किया गया। हिंदी में विमोचन बोलते हैं लॉन्च को, जिसका नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत के जो संस्कृति है, भारत की जो स्पिरिचुअलिटी है, भारत का जो फिजिकल है, उसके बारे में इसमें आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। और साथ ही आजादी के 75 सालों में भारत में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, भारत ने क्या क्या अचीव किया है, भारत कितना विकासशील हुआ है, वो सभी चीजें इसमें दर्शाई गई है। रस्किन बॉन्ड द्वारा इस किताब को लिखा गया है। किताब का कवर इसी तरीके का है, आप देख लीजिए, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के 75 वर्ष जो हो गए उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो समझ गए, बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने लिखी, जो कि भारत के बहुत बड़े ऑथर और राइटर हैं। नेक्स्ट है आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 400 नई वंदे भारत दौड़ाने की घोषणा की। 1 फरवरी को बजट पास हुआ तो उसमें भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ी घोषणा की कि आने वाले 3 सालों में 400 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत के अंदर दौड़ती नजर आएंगी। तो उसके लिए बजट यहां पर निकाला गया है। वंदे भारत ट्रेन के बारे में आपको कई एपिसोड्स में बता चुका हूं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। 15 फरवरी 2019 को ट्रेन का उद्घाटन हुआ था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई थी। फिलहाल के टाइम पर भारत के अंदर केवल 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, जो कि एक दिल्ली से वाराणसी तक शायद चल रही है और दूसरी दिल्ली से कटरा तक चल रही है। और अब आने वाले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस चलेंगी। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सर्विस स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिलहाल ये सर्विस दे रही है। मैन्युफैक्चर जो हुई है ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री IFC एट पेरम्बूर चेन्नई में हुई है। क्लियर है?
वंदे भारत एक्सप्रेस ऑल्सो नोन एज ट्रेन 18, जो कि मैं आपको बता चुका, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेन 18 कौन सी ट्रेन को बताया गया है, वो वंदे भारत ट्रेन को बताया गया है। और ये किस ट्रेन से इंस्पायर्ड है, जो शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में आपने सुना होगा, उसी से ये इंस्पायर्ड है। यानी कि जो एक प्लेन के अंदर फैसिलिटीज होती है ना, एकदम एसी बढ़िया सीट होती है रोटेशन वाली, और कैटरिंग का, खाने पीने का जो एकदम साफ स्वच्छ होता है ना, वो सभी सर्विस, ऑटोमेटिक डोर वगैरह सब कुछ इस ट्रेन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट ये भारत का माना जाता है। तो बजट में स्पेशली 400 नई वंदे भारत ट्रेन 3 सालों में चलाने की बात कही गई है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अगस्त में लॉन्च होगा चंद्रयान 3। एनटीपीसी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा बार पूछा गया कि भाई चंद्रयान फर्स्ट एग्जैक्टली किस डेट पर लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 एग्जैक्टली किस डेट पर लॉन्च हुआ था, बार बार हर एक सीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो फाइनली इसरो के द्वारा भी यह अनाउंसमेंट कर दी गई है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा। अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। कुछ ही टाइम बाद इसकी एग्जैक्ट डेट भी सामने आ जाएगी। लेकिन एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था। ये देखिए, चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। अभी डेट नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो किसी भी एग्जाम के सिलेबस में करंट अफेयर के अंदर लिखा होता है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन यही होते हैं। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को। हालांकि ये आधा ही सक्सेसफुल हो पाया था। जो इसका ऑर्बिटर है वो तो मून के ऑर्बिट में पहुंच गया था, हालांकि अब भी वहीं पर रोटेशन रिवॉल्यूशन कर रहा है। लेकिन इसका जो लैंडर है और साथ ही रोवर था, वो चंद्रमा की सतह पर लॉस हो गया था, सिग्नल लॉस हो गए थे, सब लोग जानते हैं। साथ ही चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर भेजा जाएगा अगस्त 2022 में। तीनों डेटों को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और इसरो की बात हो रही है, चंद्रयान की बात हो रही है, तो आपको पता ही होगा इसरो के लास्ट एपिसोड में आपको बताया था नए चेयरमैन कौन बने हैं। ये देखिए, एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन बन चुके। एस सोमनाथ पहले कौन थे जिनके टाइम पर चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, आपको पता होगा, के शिवान थे। और अब हो गए हैं एस सोमनाथ। अभी कुछ ही टाइम पहले इन्होंने अपना पदभार संभाला है। इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है, श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ। श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ इनका पूरा नाम है। इसरो के नए चेयरमैन है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडर विक्रम साराभाई हैं इसरो के। 15 अगस्त 1969 को इसरो की फाउंडेशन हुई थी। एडमिनिस्ट्रेटर एस सोमनाथ हैं, मैं आपको बता दूं। और इसरो की सब्सिडरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, जो कि त्रिवंतमपुरम केरला में है। नेक्स्ट है यार, इतनी चीजें रिपीट कर करके मैं आपको बार बार बता देता हूं, मतलब माइंड में चीजें बैठ जाते होंगे यार जो सीरियस स्टूडेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडो के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए पश्चिमी लहर अभ्यास आयोजित किया गया। एक अभ्यास आयोजित किया गया हाल ही में अरब सागर के अंदर। कहां पर? अरब सागर के अंदर। इस अभ्यास का नाम नोट करिए, पश्चिमी लहर। अभ्यास का नाम है पश्चिमी लहर। ये जो अभ्यास किया गया वो भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड के जो कमांडोज हैं उनके बीच में तालमेल बैठाने के लिए ये अभ्यास किया गया। अब आपने बहुत बार सुना है कि भारत और रूस की नौसेना ने अभ्यास किया, या फिर ईरान और भारत या फिर चीन की नौसेना ने अभ्यास किया। लेकिन यहां पर भारत की जो सेनाएं हैं, भारत की जो डिफरेंट सेनाओं के कमांडो हैं, वही आपस में अभ्यास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? अभ्यास का मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के एक तरीके से मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर। अगर फ्यूचर में कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, दुश्मनों का हमला वगैरह हो जाता है, तो तीनों सेनाओं के, चारों सेनाओं के जो कमांडो हैं वो कैसे आपस में तालमेल बैठा पाएंगे, उस चीज की ये पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, उस चीज की पहले रिहर्सल कर रहे हैं, उस चीज की पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि टाइम आने पर हम खुद को अच्छे से प्रिपेयर रखें, आपस में हम तालमेल बैठा ले, बाद में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो उसी चीज के ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अभ्यास का जो नाम है पश्चिमी लहर है। कहां पर किया गया? अरब सागर के अंदर किया गया। इसके अंदर लगभग 40 से अधिक जहाज और पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया था। साथ ही
बहुत सारे सुखोई 30 जो है, सुखोई 21 जो है वो भी इसमें शामिल था इंडियन एयरफोर्स का, और बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड की बहुत सारी पनडुब्बियां या फिर जो गश्ती जहाज है वो भी इसमें शामिल थे। तो इंपोर्टेंट फैक्ट है यार, फैक्ट नहीं क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, गौतम अडानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने। तो सब लोग अब तक जानते थे कि एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी है, लेकिन हाल ही में मुकेश अंबानी को गौतम अडानी ने पीछे छोड़ दिया और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। लिस्ट आपके सामने हाल ही में विकिपीडिया की मैंने डाउनलोड की है। अडानी ग्रुप देखिए, जिनकी नेट वर्थ फिलहाल है 90.4 बिलियन डॉलर, और इंडियन ये है 60 ईयर्स लगभग एज है। अडानी ग्रुप के ये ओनर है, आपको पता है। सेकंड नंबर पर मुकेश अंबानी पहुंच गया, हालांकि ज्यादा गैप नहीं है, 90.3 बिलियन इनकी नेट वर्थ है, ये भी इंडियन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक। थर्ड पर देखिए मा हुटेंग, चौथे पर कौन है, कोलिन होंग, पांचवें पर गौतम अडानी, छठे पर जैक मा। तो ये पूरी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा सर्च करके भी। क्लियर है। नेक्स्ट है, रिपब्लिक डे परेड 2022 से रिलेटेड है। यूपी की झांकी को मिला पहला स्थान। आई होप आपने देखी होगी राजपथ के ऊपर जो ये पूरा चला, झांकियां डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की प्रदर्शन करें। तो अब इनको सेलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी रही, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल कौन सा रहा, उनको अवार्ड भी दिए जाते हैं, उनको चुना भी जाता है, सिलेक्ट भी किए जाते हैं। तो जो सबसे बेस्ट झांकी मानी जा रही है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई, वो उत्तर प्रदेश की झांकी चुनी गई। मतलब उत्तर प्रदेश की झांकी का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट लगा। क्लियर है। साथ ही महाराष्ट्र की झांकी को दूसरा नंबर मिला, कर्नाटक की झांकी को तीसरा नंबर मिला शायद, और मेघालय की झांकी को चौथा नंबर मिला। इस बार परेड के अंदर टोटल 12 डिफरेंट राज्यों की झांकियों ने हिस्सा लिया। हालांकि इस बार पश्चिम बंगाल के राज्य की कोई भी झांकी देखने को यहां पर नहीं मिली। क्लियर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों की झांकियां इस बार थी, टोटल 12 राज्यों की झांकी थी। और सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको चुना गया, उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। साथ ही महाराष्ट्र विन इन पॉपुलर चॉइस कैटेगरी, महाराष्ट्र को चुना गया पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में। और साथ ही सीआईएसएफ के जो मार्चिंग दल था उसको बेस्ट मार्चिंग दल चुना गया, सीआईएसएफ को बेस्ट मार्चिंग दल चुना गया। क्लियर है। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया, महाराष्ट्र को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में चुना गया, साथ ही सीआईएसएफ को बेस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। तो ये 3 इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और टोटल 12 राज्यों ने इस परेड में हिस्सा लिया था। ये पूरी डिटेल दी गई थी ट्वीट करके ऑफिशियली। अब फाइनली बात कर लेते हैं जो बजट है उससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। हालांकि जो मैराथन वीडियो करेंगे जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके की या फिर करंट अफेयर की, उसमें मैं पूरी डिटेलिंग कर दूंगा। लेकिन जो इंपोर्टेंट फैक्ट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपोर्टेंट है, वो फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट का काम है। तो भाई नाम मैं आपको बता चुका हूं, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट 2022 इसको कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नाम से बजट को पेश किया है। सेकंड फैक्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 में ई पासपोर्ट सेवा की घोषणा की। यानी कि बजट के तहत एक बजट पास किया गया छोटा सा, जिसमें 2022-2023 में ई पासपोर्ट की सुविधा लॉन्च की जाएगी। यानी कि चिप वाला पासपोर्ट होगा, जैसे कि एटीएम कार्ड होता है उसमें एक प्रॉपर चिप होती है, ऐसा ही एक पासपोर्ट होने वाला है। यानी कि पासपोर्ट भी अब डिजिटल होने जा रहा है। तो ई पासपोर्ट सेवा की घोषणा की गई बजट के अंदर, इंपोर्टेंट है। सेकंड है, आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ाने की घोषणा की कि आने वाले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन हमें भारत के अंदर दौड़ती नजर आएंगी, जिसको ट्रेन 80 के नाम से भी आप जानते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रिजर्व बैंक आरबीआई डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। बहुत टाइम पहले अनाउंसमेंट कर दी थी आरबीआई ने ऑफिशियली कि हम हाल ही में 2022-2023 के अंदर डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। यानी कि जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी चलती है, डिजिटल करेंसी है, इसी तरीके से अपनी इंडिया के अंदर आरबीआई भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, जिसमें लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे और बेनिफिट उठा पाएंगे। तो याद रखिएगा, इस चीज की बजट में घोषणा की गई है कि आने वाले 2022-23 के अंदर आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, यानी कि जो डिफरेंट स्किल्स है उनको डेवलप करने के लिए जो स्टूडेंट्स है या फिर जो सीखना चाहते हैं एक डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश आम बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री के नाम से 2 प्रमुख नई योजनाओं की शुरुआत की घोषणा की गई, जिसमें से एक पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना है, साथ ही पीएम पूर्वोत्तर विकास पहल, ये 2 योजना के ऊपर फोकस किया गया। नेक्स्ट है ग्रोथ ओरिएंटेड बजट 2022 में 4 आधार पर फोकस किया गया, जिसमें एक प्रोडक्टिविटी है, साथ ही क्लाइमेट एक्शन है, साथ ही फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट और पीएम गति शक्ति योजना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाली आय पर 30% की दर से भारी भरकम टैक्स लगाने का ऐलान भी किया गया। सब लोग ये सोच रहे थे कि भारत के अंदर से जो क्रिप्टो करेंसी है वो बैन होंगी, लेकिन बजट के टाइम पर घोषणा की गई जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर एनएफटी है, नॉन फंगिबल टोकन इसका फुल फॉर्म होती है, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन। तो जो क्रिप्टो करेंसी है, जो लोग इसकी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या फिर इससे में इन्वेस्ट करके जो बेनिफिट होता है, क्लियर है, जो बेनिफिट होता है उससे सरकार 30% का टैक्स वसूलेगी। यानी कि जो ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में और जो बेनिफिट उठा पा रहे हैं 30% यानी कि टैक्स वसूलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लियर है। तो बैन की जगह ये टैक्स क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ और भी है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, मजा ही आ जाएगा, एग्जाम में ये जरूर पूछ जाएंगे। यार कोई बता सकता है आपको इतना सिलेक्टेड मटेरियल कोई लेकर आ सकता है क्या आपके लिए, बताइए। तो यार ये था शायद आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट। मजा आया हो वीडियो को लाइक ठोक के जाएगा यार, दोस्तों के साथ शेयर करेगा। पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगा। चैनल के इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों बुक्स के बारे में एक बार और बता दूं, हिंदी एडिशन आ चुका है, 3rd एडिशन लॉन्च हो चुके हैं, कॉम्बो के साथ परचेज कर सकते हैं। लास्ट 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट इवेंट देखने को मिल जाएगा, पूरा कॉम्बो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीनों बुक को एक साथ परचेज करोगे तो आपको एक भारी भरकम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जबरदस्त डिमांड ऑल इंडिया से आ रही है, तो इसलिए भाई वेट मत करिए और लेट मत करिए। चलिए दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट चेकआउट करिए, ऑनलाइन परचेज करके घर पर बुक को अवेलेबल करा के तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स, सबसे बेस्ट जनरल अवेयरनेस बुक आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए यार इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया लाइक करेगा, शेयर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।